सर को सादर यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि सर आएं और हमारे विद्यार्थियों को व्याख्यान दें और हमारी भारतीय ज्ञान राष्ट्र की अवधारणा पर सर हम लोगों को व्याख्यान देंगे राष्ट्र की अवधारणा विषय पर। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, सर आइए। आप लोग कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर? 12:30 बजे से सब सुनने की स्थिति में है अभी? चलिए ठीक है। अभी तक किसी ने बोर नहीं किया। सुनने की भी अपनी सीमाएं और क्षमताएं होती है, धीरे धीरे विकसित करना है आपके लिए, है ना। अलग अलग लोगों को सुनेंगे तो ज्ञान इसी तरह से बढ़ता है, सुनकर, देखकर, पढ़कर, पूछकर, जिज्ञासा से, अनुभव से, इस तरह से ज्ञान का आविर्भाव शुरू होता है। तो इस बहुत सार्थक और सुंदर आयोजन की सूत्रधार हम सबकी परम श्रद्धेय सरोज गुप्ता मैडम जी, जिनका चरैवेति का सिद्धांत मेरे जीवन में और अप दीपो भव का सिद्धांत वो खुद प्रकाशमान है। हम सब भी उनसे प्रकाश से आलोकित हैं। ऐसे सरोज मैडम लगातार भारतीय चेतना को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय मेधा को पुरस्कृत करने में लगी हुई है पूरे प्राण प्रण से। तो ऐसी सरोज मैडम, हम लोग धन्यवाद है कि उनके उस कुल में हम लोग भी शामिल हैं। हमारे अग्रज और विविध विषयों के ज्ञाता, वो एक दो नहीं, पत्रकारिता, कंप्यूटर, कृषि, पर्यावरण, नाट्य, रंगमंच, तकरीबन 15 से 20 विधाओं के बहुत अच्छे जानकार, विद्वान, हर विषय में उतनी रुचि से अपनी विषय पर पकड़ रखने वाले हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर के कृष्णा राव सर, जिनका भी आपने बहुत अच्छा व्याख्यान सुना और वो बहुत व्यवहारिक बात करते हैं। उनके व्याख्यान की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत व्यवहारिक बात करते हैं, धरातल पर लाकर बात करते हैं। और व्याख्यान का असली अर्थ यही होना चाहिए कि आपको वो चीज, जिन्होंने गांव का उदाहरण दिया, ये सब उनको सत्य वचन है। कितना सारा धन, कितना सारा ह्यूमन रिसोर्स इन चीजों में नष्ट हो रहा है हमारा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब चला जा रहा है। और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे अनुजवत, बहुत हिंदी के प्रखर विद्वान कुंजल राणा जी, आपके अध्यापक हैं और हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं, मित्रवत हैं। तो कुंजल राणा जी और हमारे बहुत अच्छे संस्थान के फोटोग्राफर शशांक तिवारी जी, इनकी तस्वीरें जो है, तस्वीर बोलती है इनकी। अभी हाल ही में उन्होंने बहुत अच्छा नगर निगम के कमिश्नर की हम पानी भरा था, उसका पूरा लाइव रिपोर्टिंग की थी। बहुत सुंदर ऐसे। और इसका पूरा तकनीकी सहायक हमारे मित्र और सारे ऊर्जावान और यशस्वी विद्यार्थी हो। आप सबके ऊपर भारत बड़ी आस भरी नजरों से देख रहा है। युवा हैं आप लोग और आपको बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा की नजरों से कि आप इस देश की बिगड़ी हुई सूरत को बदलने में कुछ भूमिका निभाएंगे, बड़ी भूमिका निभाएंगे और आप निभाएंगे, ऐसा हम सबको भरोसा और विश्वास भी है। यदि इस तरह से आपको ऊर्जा मिलती रही तो ये सब आप करेंगे। मुझे विषय मिला है राष्ट्र की अवधारणा को लेकर, और राष्ट्र की अवधारणा की जब मैं बात करूंगा, राष्ट्र की बात करूंगा, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद को लेकर आज पूरे देश में किस तरह से राष्ट्र के साथ जब वाद जुड़ जाता है, कोई भी शब्द कितने असर छोड़ता है, किस शब्द के क्या अर्थ होते हैं, क्या अनर्थ हो जाते हैं, यह बहुत बारीक बात है। आप लोग हिंदी के विद्वान बनने वाले, हिंदी विषय आपका है, तो इस बात को समझना है। जैसे हम कहते हैं पानी का पर्यायवाची जल भी होता है, जानते हैं ना आप लोग, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नाली में जल बह रहा है या ताम्र पात्र में पानी रखा है या गंगा पानी, ऐसा नहीं बोलते। है तो समानार्थी, लेकिन गंगा पानी नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या? गंगा के साथ जल कहेंगे। और ताम्र पात्र में भी जल भरा होता है,
और नाली में पानी बह रहा होता है, ठीक है ना। इतना तो उसी तरह अवधारणा जो राष्ट्र की है, देश और राष्ट्र समानार्थी है ना। मुल्क भी कहते, वतन भी कहते, मादरे वतन भी कहते, कई सारे उसके पर्यायवाची हैं राष्ट्र के। अब राष्ट्र शब्द की हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि क्या वजह है कि यदि कि कोई कहता है कि हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो राष्ट्र को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? कैसे ये लोगों ने उस शब्द को विकृत रूप में लोगों के सामने पेश कर दिया गया है, जबकि उसका है कुछ नहीं, मूल में कुछ नहीं ऐसा। मेरा जहां तक अध्ययन है, मैंने जहां तक पढ़ा है, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजों को टटोलने के बाद जो समझ में आया है कि जिस तरह से राष्ट्र शब्द के साथ खासतौर पर सरकारें बदलने के बाद ये लगता है राष्ट्रवाद हो रहा, मतलब न जाने क्या हो रहा। उसके मूल में क्या है मैं बताऊं। जो वाद शब्द है, आखिर में उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, शब्द बनता है, इसका उपसर्ग तो है राष्ट्र और प्रत्यय में लिखा है वाद। तो आदमी को लगता है जिस तरह आतंकवाद है, नस्लवाद है, नक्सलवाद है, उसी तरह का कहीं राष्ट्रवाद तो नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी। राष्ट्र में वाद जुड़ गया। यदि राष्ट्र इतना गड़बड़ शब्द होता या राष्ट्र को लेकर किसी तरह का संशय होता, तो फिर क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के लिए उन्होंने उपाधि दी थी फादर ऑफ नेशन। नेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? राष्ट्र। तो फादर ऑफ नेशन कहा था, फादर ऑफ कंट्री नहीं कहा। बहुत बारीक बात है ना। देश पिता नहीं कहा, बोलिए क्या कहा? राष्ट्रपिता। फिर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र जहां जहां उपसर्ग लगता है, हम राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं ना। हर जगह राष्ट्र आएगा, केंद्र में राष्ट्र ही रहेगा, पर हम कहते हैं राष्ट्र धर्म निभाना, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना। तो राष्ट्र शब्द जो है वो अति महत्वपूर्ण है, और लेकिन उसको हम यदि सही संदर्भ में, सही अर्थ में यदि समझ पाए तो ऋग्वेद में सबसे पहले राष्ट्र शब्द का अर्थ आया। वेद सुने आप लोगों ने? तो वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द को लेकर कहा गया और उसको उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए। उसमें सबसे पहला पैरामीटर है सत्य। राष्ट्र की अवधारणा, सत्य की बात कही है। सत्य मीन्स जो देश के लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य के अनुगामी हो, एक ऐसा समूह जहां के लोग सत्य के अनुगामी हो, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य को ही अपने जीवन में अपनाएं, वो राष्ट्र से जुड़े हुए लोग। फिर दूसरा उन्होंने कहा ऋत, जो अनुशासन में बंधे हो, जो किसी डोर से आपस में शाश्वत नियमों में बंधे हो, अनियमित नहीं हो। शाश्वत नियमों बंधा होना भी जरूरी है। तो भारत एक राष्ट्र है जहां पर सत्य, ऋत, फिर आता है उद्यम, ऐसा भूभाग जहां के लोग उद्यमी भी हों, उद्यम पुरुषार्थ करना जानते हो। यदि आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अपने देश के साथ आप न्याय नहीं कर रहे, अपने साथ न्याय कर रहे हैं। मतलब जो भी आपको काम दिया गया है, एक विद्यार्थी के रूप में भी आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करके केवल धन कमाना नहीं होता, ये नौकरी करना नहीं होता। पुरुषार्थ वह भी है कि जब आप अपने धर्म को उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही निष्ठा से, उतना ही समर्पण से, उतनी ही प्रतिबद्धता के साथ उसका यदि निर्वहन कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र के एक अंग बन जाते हैं। फिर चौथा जो बिंदु है उसमें कहा गया उग्र। उग्र शब्द को तेजस्विता से जोड़िए। ऋग्वेद में कहा गया कि यदि आप उग्र नहीं है, तेजस्विता के सात्विक अर्थ है, आपको अपनी तेजस्विता, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा से भरोसा दिलाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आप इस राष्ट्र के लिए निस्तेज लोग नहीं,
निस्तेज समझते ना, इनमें तेजहीन हो गए। तो तेजस्विता के साथ इस राष्ट्र के नवनिर्माण में आपका योगदान है। फिर एक शब्द आता है यज्ञ। राष्ट्र के निर्माण में आप सबकी आहुतियां भी उतनी ही जरूरी है। जितनी आप आहुतियां देंगे उतना राष्ट्र प्रज्वलित होगा। ठीक है, तो आपको यज्ञ में बैठते हैं ना अलग अलग लोग आहुतियां देने के लिए, तो उसमें आपकी आहुतियां भी उतनी ही जरूरी है। एक दो के आहुति देने से कभी यज्ञ सफल नहीं होती, सबको आहुतियां साथ ही देनी पड़ती है। और ये आहुतियां जब तक देते रहेंगे जब तक वो यज्ञ प्रज्वलित होगा। जहां ये आहुतियां देना बंद करते हैं यज्ञ अग्नि ठंडी पड़ जाती है। ऐसा होता है तो अपन फिर उसमें डालते हैं, कुछ घी डालते हैं, कुछ हवन डालते हैं, कुछ और डालते हैं ताकि वो फिर प्रज्वलित हुआ बना रहे। फिर एक बिंदु है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ होता है विद्या से। यदि विद्या नहीं है, नागरिक तो हैं आप, उस देश में रहवासी हैं, लेकिन विद्या के नाम पर एक शून्यता है, अविद्या है, निरक्षरता है, तो फिर वो चीज फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो विद्या भी उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से ये सारे बिंदु मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। देखिए, देश एक भौगोलिक इकाई होती है, एक ज्योग्राफिकल मैप हो गया देश, और राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। जब राष्ट्र की बात आती है तो वहां का कल्चर पूरा आ जाता है, वहां की परंपराएं आ जाती है, वहां के पूरे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, वहां सारी चीजें विलीन हो जाएंगी। आपकी जाति, पंथ, भाषा, धर्म, रंग, वेद, सारी चीजों का विलीनीकरण हो जाएगा। तो राष्ट्र मूलतः एक विराट शब्द है जिसको हमने बहुत बौने अर्थों में लोगों के सामने बताना शुरू कर दिया। राष्ट्र को लेकर हमारी धारणा कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगी। तो ये बहुत विराट शब्द है, एक समंदर है कुल मिला के, सब कुछ उसमें समाया, सारी नदियां आके उसमें मिल जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं घर और मकान में क्या अंतर है, मैं बहुत सरलीकृत कर से चीजें बता रहा हूं, सरल करके आपको, ताकि आपको कम्युनिकेट हो चीज। संवाद का मैं विद्यार्थी हूं, तो संवाद के तरीके से घर और मकान में क्या अंतर है? क्या हर मकान घर हो सकता है? लेकिन हर घर मकान हो सकता है। कोई कंडीशन राष्ट्र के साथ है। देश तो कोई भी हो सकता है, मकान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक उस मकान के अंदर एक हंसता खेलता सुसंस्कृत, एक दूसरे की सम्मान करने वाला, एक दूसरे की आदर करने वाला, एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध लोग नहीं होंगे तो परिवार नहीं रहेगा, वो घर नहीं रहेगा। हम कहते मकान देखने गए थे, घर देखने नहीं गए थे। उसी तरह राष्ट्र और देश के साथ भी है, दो अलग अलग विषय, इसलिए राष्ट्रपिता कहा गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्या राष्ट्र है और क्या राष्ट्र की परिकल्पना है। जब राष्ट्र की बात आती है तो बड़ा संकट होने लगा है। राष्ट्र की बात आती है तो लोग कहते हैं अरे विश्व की बात कीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, आप कैसी छोटीपन की बात कर रहे हैं, संकीर्णताओं की बात कर रहे हैं, क्षुद्रताओं की बात कर रहे हैं। राष्ट्र की बात करेंगे तो विश्व की बात शुरू हो जाती है, विश्वग्राम की बात शुरू हो जाती है कि भाई आप तो अयम विजा परोवेति गणना लघु चेष्टा मदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उस परंपरा के लोग हो। पर छोटी छोटी बात क्यों कर रहे हो? राष्ट्र बहुत छोटी इकाई है विश्व के सामने, ब्रह्मांड के सामने और छोटी इकाई हो जाती है, होती है ना, ये बहुत छोटी छोटी इकाई हो जाती है। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस संस्कृति में हम रचे बसे पले बड़े हैं, उस संस्कृति की चिंता करना, यदि उस संस्कृति का क्षरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी क्षरण हो रहा है। उस संस्कृति का पतन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी पतन हो रहा है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो हम सबकी जो संस्कृति है वह संस्कृति कैसी है? साझी संस्कृति। हम सबका डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसा, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। उसमें जाति धर्म परंपराएं, देखो ईश्वर ने मनुष्य बनाए और मनुष्य ने जाति बनाई और धर्म बनाए, ये तो आप सबको देना। ईश्वर ने तो केवल मनुष्य की रचना की, उसने कभी ये नहीं कहा था कि तो हिंदू बनना, मुस्लिम बनना, अवर्ण बनना, शूद्र बनना, ये बनना, वो बनना, कभी नहीं कहा।
ठीक है। उसी को लेकर मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मैक्सिम गोर्की की मां, बड़ी अद्भुत पुस्तक है, रशियन लेखक है मैक्सिम गोर्की। उस पुस्तक में एक वाक्य आया है, वो वाक्य आपको सोचने पर विवश कर देता है, मुझे भी कर रहा है, अभी तक कर रहा है, लेकिन वो वाक्य मुझे आंदोलित करता है अंदर से। वो एक कथन उसमें आता है, एक पात्र उसमें कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, मैं उस आदमी की खोज कर रहा हूं जिसने इस धरती पर सबसे पहले यह कहा था कि यह मेरा है। धरती पर कोई पहली बार आया होगा, आदम आए, हव्वा आए, मनु आए, जो भी आए, अपन माने भारतीय संस्कृति में अलग है, अलग संस्कृति में अलग अलग नाम आते हैं, तो किसी ने सबसे पहले यह जरूर कहा होगा ये चाबी मेरी, या मेरी जमीन, या मेरा खेत, या मेरा खलिहान, कुछ भी पहली बार कहा होगा ना। फिर किसी ने पहली बार यह भी कहा होगा कि मैं अवर्ण तुम सवर्ण, मैं ऊंचा तुम नीचा, मैं सुंदर तुम कुरूप। इस परिभाषाएं किसी ने गढ़ी होंगी ना। कहां से आ गई ये परिभाषाएं? किसने कहा कि सांवला रंग ठीक नहीं है, गोरा रंग अच्छा है? किसी ने परिभाषा बना दी कि छोटी नाक अच्छी, बड़ी नाक, आंख छोटी बड़ी, बाल गंजे में होना, ये कद छोटा मोटा, ये कहां से चीजें बन के आई? ये विखंडन हुआ ना कहीं सुन, ये विखंडन हुआ समाज में। लोगों ने अपनी अपनी मान्यता बना ली कि हम ज्यादा सुंदर, तुम ज्यादा, हमसे कम सुंदर, मेरी साड़ी तेरी साड़ी सफेद कैसे होगी, मैं ज्यादा चमक रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जब आई तो राष्ट्र के रूप में विखंडन शुरू हो गया, राष्ट्र के रूप में हम टूटने लगे। तो जब टूटने लगती है कोई चीज तब जोड़ने की बात आती है। अभी जो बात आ रही है कि राष्ट्र टूट रहा है, विखंडित हो रहा है, कहीं असम से बात आती है, कहीं खालिस्तान की बात आती है, कहीं नस्लवादी अपनी बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग भाषा के नाम पर। देखिए आप सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, सब पढ़ के आए हैं, आपने देखा सबसे पहला बंटवारा भारत में धर्म के नाम पर हुआ ना। भारत बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बन गया। फिर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के नाम पर हो जाता है, मराठी अलग, गुजराती अलग, सब हुआ ना इसी तरह, इसी आधार पर। बंगाली अलग जाएगा, मणिपुर वाला अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, भाषा के नाम पर राज्य बन गए। अब तीसरी स्थिति ना बन जाए कि एक बन जाए गुप्ता लैंड, एक बन जाए द्विवेदी लैंड। यदि हमने इस तरह की चीजें बना दी तो आने वाला समाज ऐसा है, एक कायस्थ प्रदेश बन जाए, एक लोधी प्रदेश बन जाए, तो देश कहां बचेगा? खत्म हो जाएगा देश। घर कैसे बनता है, क्लास कैसे बनती है? एक बच्चा निकल गया, एक बच्चा और निकल गया। शिक्षक यदि आत्मा है, भवनों से नहीं बनता है, भवन से तो शून्य, भवन से खड़े कर दो तो कुछ नहीं बनेगा। शिक्षक यदि आत्मा है तो विद्यार्थी परमात्मा है। इन दोनों के संयोग से तो बन रहा है। शिक्षक का अस्तित्व कब से है? ये सह अस्तित्व की बात है। शिक्षक का अस्तित्व तभी है जब आप बैठे हो, आपसे है ना। विद्यार्थी शून्य हो जाएगा यदि कोई संस्थान, तो शिक्षक को कौन पूछेगा? राष्ट्र इसी तरह से राष्ट्र के साथ है। एक प्रदेश अलग हुआ, एक जाति अलग हुई, एक धर्म अलग हुआ, एक वर्ण अलग हो गया, एक संप्रदाय अलग हो गया, धीरे 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 ये टूटन शुरू हो गई। जब हम जोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं सख होदल पाठाल मोगल एक दय होलो लीन। भारत के बारे में कहा जाता है हे था यार, हे था अनारे, हे था द्रविड़ चीन, मतलब जो भी आए, द्रविड़ चीन सक हुण पठान मोगल सब आ गए धरती पर, वो सब अंततः इसी में लीन हो गए, यही रच बस गए, छोड़ने का मन नहीं हुआ उनका। तो ये कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। इकबाल ने कहा है सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। तो वो कुछ जो है, ये जो संकल्पना रखी है सरकार ने, उसके पीछे का मकसद ही ये है कि यदि वो कुछ कम हो रहा है, कुछ समझ गए ना, कुछ बहुत कुछ है, वो कुछ
बहुत कुछ है, सब कुछ है, ठीक है ना। वो कुछ यदि कम हुआ तो देश बिखर जाएगा। सबने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक लकड़ी का गट्ठर होता है, उसको कहते हैं कि उसको तोड़ना है, अलग अलग लकड़ियां दी जाती, खट से टूट जाती है 4 बच्चों को, ठीक है ना। लेकिन वो गट्ठर बन जाता है तो कोई नहीं तोड़ पाता है। तो जब तक गट्ठर बना हुआ है, गांव में भी देखते ना, घरों में देखते हैं, जिस घर में 4-5 लड़के होते हैं जवान मुस्टंडे, उस घर का पूरा एक मोहल्ले में या गांव में एक रुतबा चलता है कि यार वहां 5-6 खट्टे रहते हो, सब में यूनिटी है, होता है ना। कोई नहीं बोल रहा 6-8 भाई है बोलो, सब खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्र के साथ भी यही, राष्ट्र इसी से बनता है। अब यदि लगता है एक आवाज आ रही है बंगाल से, एक आवाज पंजाब से आ रही है, एक आवाज उड़ीसा से आ रही है, एक मणिपुर से आ रही है, असम से आ रही है, तो इस देश में तो कई सारी आवाजें आ रही है। इस देश को तोड़ना मसलना तो बहुत आसान है। कश्मीर से कोई आवाज आ रही, उन आवाजों को देखिए, कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। कोई भाषा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई विचारधारा यदि थोपी जाती है किसी पर तो संकट शुरू हो जाता है। याद रखना, पूरी दुनिया व्हाइट कलर की नहीं हो सकती। ईश्वर ने भी इस प्रकृति को इतना रंगों से सराबोर करके भेजा है, और आप यदि उसमें एक रंग ले आओगे, एक जाति ले आओगे, एक भाषा ले आओगे, एक धर्म ले आओगे, तो क्या होगा, क्या होगा? कब तक आप उसको एक खान पान ले आओगे? राव सर बैठे हैं, साउथ से है मूलतः, मालूम आपके लिए, राव सर ने समझ गए, साउथ हैदराबाद, उसके बावजूद वो हिंदी इतनी सुंदर बोल रहे हैं। देखा आपने? क्या हम में से एक भी व्यक्ति तेलुगु का, तमिल का, मलयालम का, उड़िया का, बंगाली का एक शब्द भी बोलता है? नहीं बोलते। राष्ट्र कैसे बनता है? ये उदारता से कि हमें हिंदी स्वीकार है, लेकिन आप कहोगे हमें दूसरी भाषा स्वीकार नहीं, हम हिंदी हो गए। हिंदी ठीक है, अपनी जगह है, किसी पर किसी की मां थोपी नहीं जाती, स्वीकारता से काम होता है। आप कहो कि आप मेरी घर आओ, मेरी मां के पैर पढ़ो, आप कहोगे मेरा मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये आपको थोपना थोड़ी क्या होगा, पढ़ो। तो मैं आपके घर जाऊंगा, आप कहोगे मैं भी, मेरा मन होगा तो करूंगा, मेरी श्रद्धा होगी, मेरी आस्था होगी तो करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। यही बात है ना। मेरा मन होगा मैं चंदन लगाऊंगा, मेरा मन होगा मैं माथा टेकूंगा, नहीं होगा तो नहीं टेकूंगा। तो ये चीजें यदि आपको कहा जाए कि आपके मस्तिष्क पर हमने बंदूक रख दी, अब आपको पढ़ना है, करना है, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। सारी चीजें, सारी विकृतियां, सारी विखंडन शुरू होने की वजह यही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब राष्ट्र की बात आए, राष्ट्र को जोड़ने की बात आए, तो युवाओं की जिम्मेदारी बड़ी भारी हो जाती है। आपको किसी विचार को लेकर जब आप क्षुद्रताएं पालते हो, संकीर्णताएं पालते हो, तो आप अपने कपाट बंद कर लेते हो, दरवाजे बंद कर लेते हो, दूसरे विचार को सुनेंगे ही नहीं। मेरे एक रिश्ते में मामा जी लगते हैं, वो एक विचार के प्रति बहुत समर्पित है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैंने उनको अपने विचार, जिस विचार से मैं जुड़ा था, उसका एक साहित्य दिया ऐसा, मैंने कहा इसको थोड़ा नजर मान लो। आप ताज्जुब करोगे, उन्होंने उसको किताब को ऐसा झटक दिया, मतलब मुझे ऐसा लगा ऐसा करंट लग गया। तो मैंने कहा मैं आपके विचार को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हूं, क्या आप दूसरे के विचार को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? उतनी उदारता है, उतना पेशेंस है कि आप दूसरे की बात को भी सुन सके, समझ सके, असहमत हो सके। असहमति का भी बड़ा अधिकार होना चाहिए। तो राष्ट्र की जब परिकल्पना आती है, तो जितने भी बड़े लीडर्स हुए इस देश में, जितने बड़े आध्यात्मिक चिंतक हुए इस देश में, उनके केंद्र में कहीं ना कहीं राष्ट्र रहा। वो राष्ट्र के बारे में सोचते थे, राष्ट्र की परिकल्पना करते थे, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते थे। और राष्ट्र के रूप में किसी देश को देखना कोई पाप नहीं हो जाता। आज भी राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, 2 देशाध्यक्षों की मुलाकात नहीं, राष्ट्राध्यक्ष, हर जगह राष्ट्र आता है केंद्र में। तो हमें उस शब्द के मर्म को समझना होगा। आप लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं,
हर शब्द के अर्थ होते हैं, मैंने कहा अनर्थ होते हैं, भावार्थ होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, गूढ़ार्थ होते हैं, निहितार्थ होते हैं। हर शब्द के कई तरह के मीनिंग्स निकलते हैं। भाव से कुछ और निकलेगा, उसका गूढ़ार्थ कुछ और है, कुछ का निहितार्थ कुछ और है, किसी और संदर्भ में संदर्भ बदल जाएगा, शब्द बदल जाएगा। तो आपको शब्दों के इस पूरा जो समंदर है उसमें से सही शब्द का सही संदर्भ में सही अर्थ में चुनाव करना तो आना ही चाहिए। और जब राष्ट्र की परिकल्पना की बात हो तो आपको यह बात कहना चाहिए, जब राष्ट्रगीत होता है, देश गीत नहीं है, राष्ट्रगान है, हर जगह राष्ट्र क्यों जोड़ा गया है भाई? उसको देशगान भी तो देशगान नहीं बोलते ना कि देशगान हमारा जनगण मन, देश गीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत जोड़ा गया है। तो भारत जैसे देश में जहां संस्कृति को लेकर हमारे डीएनए में कल्चर है, हमारे डीएनए में रिलीजन है, हमारे डीएनए में रिचुअल्स हैं, परंपराएं। आज भी यदि आप गुरुवार को सेविंग करने उठाओगे तो घर में टोक दिया जाएगा, आपका खुद कौन से अलाउ नहीं करता, गुरुवार को हम बाल क्यों काट रहे हैं? ऐसा होता है अभी भी, क्योंकि इतने सदियों, भले उसकी कई चीजों के तो लॉजिक आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता और ना बताए गए, लेकिन एक ट्रेडिशन है और वो ट्रेडिशन हमें बाकी कंट्रीज से डिफरेंट बनाता है, बाकी देशों से अलग बनाता है, अलग खड़ा करता है। ये लोग भाई सूर्य की उपासना करते हैं, उसके पीछे है कि हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक जागृत देवता है जो रोजाना आते हैं नियम से और इतने सारे पूरे भूभाग को आलोकित कर देते हैं, प्रकाशमान कर देते हैं, ऊष्मा दे देते हैं, तो उनको मान लिया। तो भारत के राष्ट्र की अवधारणा में देवी देवता ये सारे के सारे लोगों को, परंपराओं को, रिचुअल्स को, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को, जानवरों को, दुनिया का एकमात्र देश होगा जहां हम स्वान की भी पूजा कर लेते हैं, सूकर की भी पूजन हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी अवतार में विराजा हुआ है। तो हमारी संस्कृति में क्षुद्रताएं तो कभी थी नहीं, ना है और ना रहेगी। इतने सारे आक्रांत आगे चले गए, इतने सारे आक्रांत का लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट कम पड़ेगी कागज पर आपकी। किस तैमूर ने, किस चंगेज ने, कहां कहां से कौन कौन आए, गौरी गजनी से लेकर सब आते गए और समाते गए और यहां पर विलीन भी हो गए। कई लोग लौट गए, कई लोग यहां पर विलीन हो गए। और जो आए थे वो देख लो, अफगान से आया था, अफगान की क्या हालत है जहां से आया था। अफगान में गजनी नाम का शहर है, उजड़े हुए शहर है पूरे। जिन शहरों में, जिन देशों से, इराक से आए, अफगान से आए, वो सब आते रहे आकर, तो वो देश ही नष्ट हो गए। अभी देखा आपने इराक में कितना प्रदर्शन किया बुर्का को लेकर लड़कियों ने, सड़कों पर निकल आए। तो भारत की ये खूबी है राष्ट्र के रूप में, तो सर्व स्वीकार है, सबको स्वीकार है, भाषा को स्वीकार है, धर्म को स्वीकार है, हर चीज को। तो हमारा राष्ट्र के रूप में जब बात आए तो हमें उसी विराट स्वरूप में राष्ट्र को देखना होगा। जैसे श्री कृष्ण का प्रवचन देते हुए श्री कृष्ण दिखते ना गीता में अपने विराट स्वरूप में, तो राष्ट्र उसी विराट स्वरूप में हमें देखना होगा। अलग अलग मुखों से, कहीं बंगाल दिख रहा है, कहीं आसाम दिख रहा है, कहीं त्रिपुरा दिख रहा है, कहीं कर्नाटका दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। कितनी रियासतें थी, कैसे उनका एकीकरण किया गया, कैसे उनको एक किया गया। यदि आपने फिर उनको तोड़ दिया, फिर जरा जरा सी चीजों में, अभी पड़ोस में भी आप देखिए, आस पड़ोस में जातियों के अलग समूह बन गए। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हुई, कायस्थ समाज में जन्मे सुभाष चंद्र बोस। अरे कहां कायस्थ समाज में जन्मे? भारत में जन्मे भाई, भारत की मिट्टी में जन्मे। तुमने कायस्थ बना दिया उनके लिए, 1 मिनट में उनका बोना कर दिया कर। 1 मिनट में वो राष्ट्रीय व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, एक समाज विशेष का बना दिया। इतना ही यही है ना। उन्होंने कहा अवंतीबाई, उन्होंने कहा कि लोधी समाज में जन्मी। अरे अवंतीबाई राष्ट्रीय नायिका। तो ये जो चीजें चल रही हैं धीरे धीरे छोटे छोटे समूह में, और ये जो आप सबके हाथ में एक छोटा सा खिलौना है, उसने चीजों को और विखंडित कर दिया है। उन्होंने कहा अलग अलग ग्रुप है, ब्राह्मण समाज के अलग ग्रुप है, क्षत्रिय महासभा अलग काम कर रही है, लोधी महासभा अलग काम कर रही है। अरे क्या हो गया?
हम कहां जा रहे हैं? कोई विचारो तो जरा, कहां चले जा रहे हैं? कैसा देश बनाओगे? क्या बच्चों से कहोगे? क्या देके जाओगे? अगली पीढ़ी को क्या ट्रांसफर कर रहे? आने वाली जो पीढ़ी आपकी होगी कि हमारे बाप दादे ऐसा देश बना के गए, इस गली में इनका आना वर्जित है। अब तो हम ज्यों ज्यों संभ्रांत हो रहे हैं कहने के लिए, ज्यों ज्यों हम और ज्यादा शिक्षित सुसंस्कृत हो रहे हैं, सो कॉल्ड तथाकथित, वैसे वैसे हमारे अंदर और ज्यादा क्षुद्रताएं आती जा रही हैं। कहीं जातीय क्षुद्रता है, कहीं वैचारिक छुआछूत है, कहीं आर्थिक छुआछूत है, अलग अलग तरह छुआछूत के भी मामले बदल गए। अब वो वाली छुआछूत धीरे धीरे खत्म हुई, तो उन्होंने कहा वैचारिक छुआछूत, ये विचार से मेल नहीं खाएगा तो हम इस तरफ मुंह कर लेंगे, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। रंगों के बीच में कभी संवाद हुआ होगा तो रंग कहते होंगे कब तुमने मुझे हरा, तुमने ले लिया, कब तुमने गेरुआ ले लिया, तो पता ही नहीं चला। कभी रंग आपस में संवाद करते होंगे यदि, तो उनको पता ही नहीं है कि तुमने क्या बंटवारे कर लिए होंगे। कब तुमने कह दिया कि ये खाना उनका और वो खाना उनका, हो गया ना ऐसा ही। ये वाला खाना बना है तो ये साउथ इंडियन है, ये वाला खाना तो नॉर्थ इंडियन है, ये वाला खाना बना तो इनका, ये वाला बना तो उनका है। हम न जाने कैसा समाज बना रहे हैं। और आप जैसे यूथ जिनको इन सारी चीजों का विद्रोह कर देना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए झंडा लेके, मसाल लेके, वो भी शांत बैठा हुआ, सब चीजों को सुन रहा है, देख रहा है, उसके बाद भी शांत बैठा है। कोई हलचल नहीं कहीं से, कोई कहीं से कोई चिंगारी नहीं कि ये नहीं, ये गलत है, ये कैसे हो रहा है। क्या फिर से कोई राजा राम मोहन राय जाएगा? फिर कोई पुनर्जागरण होगा इस देश का? क्या जरूरत है पुनर्जागरण की इस राष्ट्र के? क्या फिर वही चीजें जो आज से 150-200 साल पहले हमारे साथ चिपकी हुई थी वो फिर वापस आ रही हैं और हमको स्वीकार करते जा रहे हैं? वो करते रहेंगे क्या इसी तरह से? तो ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंतन का विषय है, चिंता से ज्यादा चिंतन का विषय है। और ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं। यदि इस महाविद्यालय के एक कमरे में आग लगती है तो आप चैन से मत बैठिए कि यहां आग नहीं आएगी। आग की लपटें आधे घंटे बाद यहां भी आने वाली है। आएगी कि नहीं आएगी? यदि आपने उस कमरे की आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया तो आधा घंटा 1 घंटे बाद वहां जाके आपको शांति करना है, वहां जाके आपको छिड़काव करना है। जहां जहां आपको इस तरह का माहौल दिख रहा है देश में, कहीं भी, अभी देश में 24 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जो केवल और केवल नफरत, घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप जानकर आश्चर्य को मैं बार बार इस मंचों से कह रहा हूं। 20 लाख तो उस समय थे जब अयोध्या का फैसला आना था, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 20 लाख। इनको बंद किया गया, इनको कुछ समय के लिए इनको बंद करो भाई। ये आपस में सब जातीय उन्माद फैला रहे, धार्मिक उन्माद फैला रहे, भाषाई उन्माद फैला रहे और लोगों के दिमाग को विकृत कर रहे हैं। और वो लोग विकृत भी हो रहे हैं क्योंकि उनकी सोच उसी कुएं के मेंढक जैसी हो गई। ये जो ग्रुप में आया यही अंतिम सत्य है, यही तस्वीर अंतिम सत्य है, ऐसा हमारा मानस बन गया। क्योंकि हमने उन्हीं के इर्द गिर्द अपना सब कुछ तलाशना शुरू कर दिया। यही हमारे ज्ञान का एकमात्र और सबसे प्रामाणिक स्रोत है, ये मोबाइल, ये मान लिया। हम अखबारों से दूर हुए, हम किताबों से दूर हुए, हम व्याख्यानों से दूर हुए, हम सब चीजों से धीरे धीरे विरत हो गए। जब विरत हो जाता है आदमी तो उसको लगता है यही ज्ञान है, इसी में सारा अलादीन का चिराग है, इसी को हम घिसेंगे और सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। ऐसा मान लिया। तो यदि तुम ऐसा मान के काम कर रहे हो, उसी को तुमने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, नालंदा, तक्षशिला मान लिया। यही व्हाट्सएप में सब यूनिवर्सिटी समाई हुई है, सारा ज्ञान चाणक्य से लेकर सब गुरु इसी में बैठे हुए। तो फिर क्या होगा? हाँ पूछिए। सर आपने सर जाति और विभिन्नता की बात की, तो सर मैं आपसे आरक्षण के बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे? बताइए। आरक्षण के बारे में क्या जानना चाहेंगे? सर कि मतलब ये ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस सरकार द्वारा क्यों जातिवाद हो रहा है? देखिए बैठिए, मैं आपको सबको उत्तर देता हूं। 2 चीजें हैं जो
समाज को तोड़ती हैं, इस समय तोड़ रही है। एक पॉलिटिक्स, दूसरा मीडिया। इस बात को समझ लेना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। उनका एजेंडा यही है, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, जब तक आपको बांटेंगे नहीं, तब तक उनकी फसल लहराएगी नहीं। मीडिया को आप देखोगे रात के 9 बजे तो वो तोड़-फोड़ कर रहा है, लड़ाता है ना। अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया, सारे जातियों के प्रतिनिधियों को बुलाया, सारे जातियों के। उसमें जो मुखिया माते होते हैं, विवेकानंद केंद्र का एक आयोजन हुआ था, उसमें सारे लोग आए। एक भी धर्म और जाति के बीच मैंने इतना सा भी वैमनस्य नहीं देखा। वो अपने मन से कह रहा भारत माता की जय, वंदे मातरम, कोई मतलब स्वतः स्फूर्त। फिर वो क्या आता है, होता क्या है, कोई मीडिया वाला आता है कि तुम्हें वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा बोलना पड़ेगा, तो फिर वो नहीं बोलता। मैंने कहा थोपा गया तो नहीं बोलेगा, स्वतः स्फूर्त। जब उसको गरिमा पर अपनी ठेस लगती है कि तुम मेरी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, मुझसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो आरक्षण की बात है ये इसलिए है कि उन्होंने इस तरह का सामाजिक ताना बाना बुन दिया। ये बिल्कुल सत्य बात है, इस मंच से कही जाए कि ना कही जाए, लेकिन ये सत्य बात है कि किस तरह से राजनेताओं ने कभी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक काम ही नहीं था, अवर्ण सवर्ण का काम ही नहीं था। भारतीय संविधान कहता है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें कहीं समानता की बात, सहअस्तित्व की बात है, लेकिन कुछ स्थितियां थी उस समय, बिल्कुल रही होंगी। जब एक पीढ़ी पर अत्याचार होता है तो दूसरी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। हुआ ऐसा कुछ अतीत में, अतीत का भी सबको करना पड़ेगा, साझा है हम सबकी जिम्मेदारी। अब धीरे धीरे चीजें सामान्य होगी, चीजें बदलना भी चाहिए, जब बदलने का समय आएगा बदली जाए। तो ये कब बदलेंगे? तो ये इसका कोई डेडलाइन तो है नहीं, है ना। लेकिन जैसे जैसे समाज और उदार होगा और चीजें समाज स्वीकार होगा। होता है क्या? इसीलिए तो भेदभाव होता है। नहीं, भेदभाव के बहुत सारे कारण हैं। अभी भी अखबार में तुम खबरें पढ़ोगे तो एक कुएं में पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। अभी 5-7 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी, अभी जातीय गांव तक ये गड़बड़ियां, तालाब के 5 घाट बने हुए, अलग अलग घाटों पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। जब हम मनुष्य के रूप में एक सा पानी पीते हैं, एक सी हवा से सांस लेते हैं, एक से भोजन से हमारी भूख मिटती है, तो फिर कहां से आपने ये सारी चीजें दिमाग में आ गई? ये किसने डाल दी विकृतियां? किसने कह दिया? सारा खेल कर्म से होता है, धर्म से नहीं होता, न जाति से होता है। जो जिस वर्ण का काम कर रहा है वो उस वर्ण का व्यक्ति हो गया। यदि मैं यहां खड़ा होकर जाति से कुछ भी हूं, यदि मैं अपना धर्म नहीं निभा रहा, तो मैं फिर उस वर्ण का नहीं, तो मेरा वर्ण बदल जाएगा। लेकिन संकट क्या है कि यहां जन्म से, जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन हो गई, मास्टर की पत्नी मास्टराइन हो गई। ऐसा होता है? नहीं होता। वकील को कहते वकीलन बाई आ गई, तो वकीलन बाई उन्हें एलएलबी नहीं किया है। तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता जब वो ब्राह्मण तो उसने अपना जागृत ना किया। यदि यहां मंच पर गुप्ता मैडम बैठी है और कुंजर जी बैठे और राव साहब बैठे, यदि अध्यापन का काम करते दे आर ब्राह्मण, सब ब्राह्मण। जो शिक्षा दीक्षा का काम कर रहा है वो ब्राह्मण है। ये था व्यवस्था, ये है ना व्यवस्था बेसिक। वो गुरु है, वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन हमारे यहां चीजों को, जो अगर मैं ब्राह्मण हूं जाके एक दुकान खोल लूं, जूते चप्पल बेचने लगूं या किराने की दुकान, तो मैं वैसे हो गया। ये हुआ ना कि नहीं हुआ भाई? सामान्य सरल अर्थ में बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो जो जिस, अगर मैंने फरसा उठा लिया, युद्ध करने लगा, तो मैं क्षत्रिय भाव से आ गया, मेरे अंदर क्षत्रियता आ गई। मैं देश में नौकरी कर रहा हूं फौजी, तो वो मेरे अंदर कई पर्सनालिटी आ गई ना। मैं एक ही वर्ण का हूं, लेकिन मैं अलग अलग काम जब करूंगा तो मेरे अंदर अलग अलग वर्ण ऑटोमेटिक आने लगेंगे। इस बात को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। मुझे पान की दुकान कर रहा है, वो चाय की दुकान कर रहा है, जो बहुत, वो भी कहेगा अरे हम ब्राह्मण हैं। तुमने वो कर्म जो छोड़ दिया है ब्राह्मणत्व का, अब तुम सोने की दुकान में बैठे हो, सराफा का काम कर रहे हो भाई, तो जो काम आप करोगे उसी तो माना जाएगा। और कोई सोनी बड़ा अच्छा मास्टर बन के आ गया है, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो अभी मैंने 2 छोटे छोटे काम किए। मैं छोटा सा समय बता देना मैडम,
दो छोटे छोटे काम किए, बहुत दिल पे हाथ रख के, बड़ी कठिनाई से हुए, बता देता हूं। कठिनाई से कैसे हुए? जब राष्ट्र की बात कर रही तो हमें बहुत उदारता की बात करनी पड़ेगी, और मैं जब ये कुछ कह रहा हूं तो क्या मैंने कुछ जीवन में ऐसा किया कि आप मेरी बात मानो? क्योंकि समाज का सबसे बड़ा संकट क्या है? जो कहा जा रहा है, जो कहने वाला है और जो लिखने वाला है, वो अपने जीवन में उसको अंगीकार करने में ऐसा ऐसा हो जाता है, कपकपा जाता है, थरथरा जाता है। इसलिए समाज की बातों का प्रभाव, लोगों की बातों का प्रभाव, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो मीडिया का आदमी हो, चाहे वो धर्मशास्त्री हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, सबकी बातों का असर प्रभावहीन हो गया, प्रभाव खत्म कर दिया उनका, लगभग शून्य हो गया। उसकी मूल में क्या है कि वो जो है वो वैसा कर नहीं पा रहे। तो हुआ क्या कि मैं जहां रहता हूं वहां पर एक पास में एक मंदिर है देवी जी का। सावन का सोमवार था, हम और पत्नी गए वहां सावन सोमवार में अभिषेक करने के लिए। हम लोग नए थे तो हमें पता नहीं था कि इस मंदिर में कौन पुजारी क्या, जो सुबह आता है काम करने, हमने कहा यही पुजारी होंगे, और अपना इसी भाव से अपन चले गए। उसमें कुछ दिमाग में था ही नहीं इस तरह का। लेकिन क्या हुआ, जब हम सामग्री लेके पहुंचे तो वहां पर एक और महिला थी जो रिश्ते में हमारी भाभी लगती है दूर से। तो हमने कहा भैया कैसे? हमने कहा कि बस अभिषेक करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कौन सर? ने ये है ना, इनसे करवा लेंगे। हमें तो उतना मन, हम ब्राह्मण जरूर है लेकिन उतना मंत्र नहीं आते, क्यों अपन झूठ बोलने कि अपन पूरा कल पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने हमारे कान में आके हमसे कहा कि उसकी जाति बताई कुल मिला के। अब वो जाति ऐसी कि जिसके साथ कराना बड़ा कठिन काम है। मतलब हमारे समाज की जो परिकल्पना है उस हिसाब से जाति है, बैठी है दिमाग में। मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे दिमाग में बैठी है। उतनी नहीं, थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे और कम करूंगा। तो उन्होंने कहा वो है, उससे करा लोगे। वो बेसिकली अहरवार समाज का था, केवल वाला में कोई दिक्कत नहीं वो, लेकिन काम पूरी श्रद्धा से करना। सुबह 6 बजे मंदिर खोलना, साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, सब कुछ नियमबद्ध तरीके से। तो वो क्या ब्राह्मण? सुन तो लो पूरी बात मेरी भाई, मैं सब समझा रहा हूं, ठीक है? तो वो अहरवार। अब चूंकि वो काम वो कर रहा है ब्राह्मण वाला, मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सरस्वती जी विराजी है, मैंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुआ। हमने कि कराएंगे। अंदर गए हम लोग मंदिर में, उससे हमने अभिषेक कराया। अभिषेक तक तो करा लिया, फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसको दक्षिणा भी दे दी। लेकिन फिर जब पैर पड़ने की बारी है तो फिर ब्राह्मण तो जागृत हुआ कि यहां तक तो ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है समाज में, वो हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, कहीं ना कहीं ये आपके जो मित्र है बाहर चले गए, ठीक है ना? बहुत से ऐसे एपिसोड मेरे जीवन में होते और होंगे। बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत दुरूह है, बता देता हूं, बहुत कठिन। तो वो सब सामना करना पड़ता है, उन सबको फेस करना पड़ेगा। राष्ट्र को यदि आपको जागृत रखना है तो आपको भी अपना आहुति, अपना होम देना पड़ेगा। तब जाके राष्ट्र जागृत रहेगा, तब जाके राष्ट्र को लेकर हम कहते हैं राष्ट्र हमारा पितृ, राष्ट्र देव कहा जाता है भाई। राष्ट्र को देव कहते हैं, मातृदेव, पितृदेव, राष्ट्रदेव। तो राष्ट्र को देव आपने मान लिया है, उस देव के सामने बहुत सी चीजों को हवन करना पड़ेगा, बहुत से अपने अभिमान को, स्वाभिमान को भी हवन करना पड़ेगा। तब जाके ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ाव शुरू होगा। किसी न किसी को झुकना भी पड़ेगा, अकड़ से काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं झुकेंगे आप, सहानुभूति दिखाएंगे, समानुभूति दिखाएंगे, सौहार्द बनेंगे, सद्भाव दिखाएंगे, करुणा लाएंगे अपने अंदर। वो सारी, अंतिम बात कहूंगा कि अपने अंदर वो सारी चीजें जिसको हम देखते हैं पर काया प्रवेश करना, कुछ समय के लिए दूसरे की काया में प्रवेश करके उसकी भावनाओं को, उसकी अंदर जो चल रहा है सब कुछ, उन सब चीजों को जब समझेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ब्राह्मण को थोड़ी देर के लिए क्षत्रिय होना पड़ेगा, कुछ ब्राह्मण को थोड़ी देर के लिए शूद्र भी होना पड़ेगा। उनकी पर्सनालिटी में जाइए, झांकिए, क्यों वो तुमसे दूर है, क्यों तुमने उनको दूर करके रखा है। तब ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर झंझना जाएंगी। एक अंतिम उदाहरण ये था कि हमारा एक और विद्यार्थी अभिषेक रजक,
मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, उसकी शादी थी, उसकी शादी थी, शादी में चला गया मैं। पूरा रजक समाज जो है वो भोजन कर रहा था। ये दो अभी ताजा उदाहरण है मेरे जीवन के। रजक समाज के सारे लोग थे बिरादरी के, मैं कईयों को जो आते हैं कपड़े लॉन्ड्री वाले सब थे, उनके बीच में जाके भोजन करना, उनके साथ भोजन करना, वहां भी हाथ कप कपाए मेरे, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं सच सच, वहां भी हाथ कप कपाए, प्लेट उठा ली, फिर लगा प्लेट रख दूं, बहुत चल रहा था अंदर द्वंद। मैंने कहा ना कि वो है तो वो लगता है वो सदियों से वो नहीं जाता, आसानी से नहीं जा रहा, लेकिन ईश्वर का नाम लिया और फिर उसके बाद में प्लेट उठाई, चावल लिए, छोला लिया, एक चपाती ली, उसको खाया, फिर उसके बाद जब घर आया तो बड़ा सुकून लगा कि चलो ये भी चीज ईश्वर की कृपा से हो गई। तब जाके मैं आपसे बात करने में उस बुलंदी से कह पा रहा हूं, वरना मेरी आवाज बुलंद नहीं होती, मैं आपसे आंखें नहीं मिला पाता। वो साहस तभी आता है जब उसको थोड़ा सा भी अपने अंश को जीवन में उतार लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा प्रयास मैंने कोशिश की है और आप भी कोशिश करेंगे, शुरू में कठिन लगेगा, रोकेंगी कई चीजें अंदर से बाहर से, समाज है ना, बहुत सी चीजें रोकेंगी। यदि आपने कर लिया तो ये राष्ट्र बचा रहेगा और राष्ट्र जो विश्व गुरु की परिकल्पना है वो सार्थक हो जाएगी। आपने मुझे बहुत गौर से सुना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।